और मैंने उसमें आपको फिजिक्स क्या है और किस तरह पढ़ना है वगैरह वगैरह बताया था। और फिर मैंने आपसे कहा था कि आज जो है हम बकायदा अपनी फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को देखने चेक करने आवाज़ आ रही है मेरी? अगर किसी को कोई इशू हो तो माइक म्यूट है, आप मुझे चैट पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा, चेक कर लिएगा क्या आपको स्क्रीन आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, होप कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर कोई इशू हो आवाज़ में या स्क्रीन के अंदर तो मुझे बता दिएगा ताकि मैं कुछ कर सकूं। और वैसे भी मैं जो अपनी ये क्लास है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि फिर इंशाल्लाह बाद में जब ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप का तो फिर हम जो अपना ये लेक्चर है ये भी उस पर पोस्ट कर देंगे ताकि अगर किसी का मिस हो या बाद में किसी को कोई चीज़ रिकॉल करनी हो तो वो उस रिकॉर्डिंग को देख सके। ये एक कई जो ऑनलाइन क्लासेस में बेनिफिट है उसमें एक ये बेनिफिट भी होता है कि हम अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि बाद में कल को हमें कोई ब्रांच भूल गए और हमें रिकॉल करना हो तो हम वो देख सकते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि आपके पास फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। तो ये वो 10 चैप्टर थे, मैंने आपको कल बताया था। इसमें पहला चैप्टर है स्कोप ऑफ फिजिक्स, सबसे आसान चैप्टर है। और इसके अंदर आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिजिक्स की जो बेसिक मालूमात आपने मैट्रिक में हासिल की थी आप उनको थोड़ा सा रिकॉल करें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही चीज़ आती है और वो होता है डायमेंशंस। डायमेंशंस के न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से, और वो भी जो डायमेंशन आपको उठा के देते हैं वो भी इस चैप्टर की नहीं होती है, वो आगे के चैप्टर से होती है। तो देखा जाए तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, सीधी सी बात है। पेपर के एतबार से ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, आगे के चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से सवाल आते हैं। लेकिन हाँ, आपको आगे के चैप्टर समझने के लिए इस चैप्टर का समझना इंतहाई जरूरी है। वाई? बिकॉज इस चैप्टर के अंदर आपने जो मैट्रिक में फिजिक्स के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर थे वो मिला के ये चैप्टर बना हुआ है, और फिजिक्स के जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर थे उसमें आप फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम इस चैप्टर नंबर 1 में अपनी फिजिक्स को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। वो फिजिक्स जो हम मैट्रिक में पढ़ के आए हैं थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे। ठीक है जी। अब फिजिक्स को जरा रिकॉल करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं साइंस की ब्रांचेस पर, ब्रांचेस ऑफ साइंस। यहाँ से हम इसको रिकॉल करना शुरू करते हैं, फिजिक्स को देखते हैं कि फिजिक्स क्या है यहाँ से। अच्छा, साइंस की अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो आज तक तो आप ये पढ़ते आए कि जी साइंस हैज 3 फंडामेंटल ब्रांचेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये बात गलत है। गलत यूं है क्योंकि वो हमें इनिशियली बता दिया जाता है कि स्टेप बीच में ना मिस कर दिया जाता है। असल में साइंस की 2 फंडामेंटल ब्रांचेस होती हैं। पहली कौन सी होती है? उसको आप कहते हो बायोलॉजिकल साइंसेस, और जो दूसरी होती है उसको आप कहते हो फिजिकल साइंसेस। ये है साइंस की 2 मेन ब्रांचेस असल में। ठीक है, तो साइंस की 2 मेन ब्रांचेस है। एक है बायोलॉजिकल साइंस, इसमें आप क्या पढ़ते हैं? इसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं, जानदारों को पढ़ते हैं इस ब्रांच के अंदर। और दरअसल यही वो ब्रांच है जिसका आगे जाके इतना बड़ा नाम शॉर्ट करके बायोलॉजी रख दिया गया। तो जो बायोलॉजी है वो दरअसल बायोलॉजिकल साइंसेस है, बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड था, आगे जाके उसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया और बायोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया गया। और फिजिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग को पढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को आप फिजिकल साइंस कहते हैं। तो साइंस की ये 2 मेन ब्रांचेस हैं। पहली बायोलॉजिकल साइंसेस जिसमें आप जानदारों को पढ़ते हैं, और दूसरी जो साइंस है उसको आप कहते हैं फिजिकल साइंसेस, इसमें आप दुनिया की तमाम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करें। उसके बाद ये जो फिजिकल साइंसेस थी इसमें भी 2 ब्रांचेस निकाल दी गई। फिजिकल साइंसेस के अंदर 2 ब्रांच निकाली गई। पहली का नाम रखा गया केमिस्ट्री और दूसरी का नाम रखा गया फिजिक्स। ठीक है, तो पहली का नाम केमिस्ट्री और दूसरी का नाम फिजिक्स। तो अब आप देख ले, अब आपकी वो 3 ब्रांचेस आ गई। पहली ये आ गई जिसको आपने आगे जाके शॉर्ट फॉर्म कर दिया था बायोलॉजी, दूसरी ये आ गई केमिस्ट्री, और तीसरी ये आ गई फिजिक्स। तो आपको जो पिछली क्लासेस में पढ़ाया जाता था कि साइंस हैज 3 फंडामेंटल ब्रांचेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसमें ये वाला स्टेप मिस कर दिया जाता था कि ये कैसे 3 ब्रांचेस आई। तो अब आप ये ध्यान में रख लें कि साइंस की 2 फंडामेंटल ब्रांचेस होती हैं। पहली कहलाती है बायोलॉजिकल साइंस
और दूसरी कहलाती है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में आप जानदार पढ़ते हैं और दर हकीकत यही बायोलॉजी है। और फिजिकल साइंसेस में आप बेजान चीजों को पढ़ते हैं और फिजिकल साइंसेस को आपने फिर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, पहली केमिस्ट्री और दूसरी फिजिक्स। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं जी? केमिस्ट्री में आप मैटर को पढ़ते हैं। सर जुबैर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो आपको ज्यादा डिटेल में इसको बताएंगे कि केमिस्ट्री में मैटर की क्या क्या चीजों को हम पढ़ते हैं। बहरहाल मैटर की तमाम मालूमात हासिल करनी होती है तो वो आपको केमिस्ट्री में मिलती है। मैटर के अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए, मैटर की आपको अगर प्रॉपर्टीज चाहिए, मैटर की अगर आपको कंपोजिशन चाहिए, मैटर की आपको टाइप चाहिए, आपको मैटर की अकरेंस देखनी है, मैटर की तमाम मालूमात आपको इस एक ब्रांच में मिलती है जिसको आप कहते हो केमिस्ट्री। इस ब्रांच में आप मैटर्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ते, इस ब्रांच में आप जानदार नहीं पढ़ते, इस ब्रांच में आप मैटर के अलावा जो दूसरी चीजें होते हैं वो भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये हो जाती है जी केमिस्ट्री। अब बात करते हैं फिजिक्स की, जो कि हमारे लिए मेजर है। तो अब हम जरा फिजिक्स की ब्रांच को जरा ज्यादा डिटेल में देखेंगे। फिजिक्स में हम तीन चीजें पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे फिजिक्स की अब डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि ये हमारा मेजर है तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिक्स के अंदर हम तीन चीजें पढ़ते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, पहली चीज, दूसरी एनर्जी, और तीसरी एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम। ये है जी फिजिक्स की डेफिनेशन। फिजिक्स में आप तीन चीजें पढ़ते हैं। पहली चीज हो जाती है जी मैटर, दूसरी चीज जो आप फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगी आपको वो है एनर्जी, और तीसरी चीज जो आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगी वो है इंटरेक्शन बिटवीन दैट, यानी इन दोनों के दरमियान ताल्लुक, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप। अब ये है क्या? पहली बात है मैटर क्या है। मैटर एक ऐसी चीज है जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। मैटर क्या होती है? मैटर आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पिछले 2 सालों में भी आप 50 दफा सुन के आए होंगे कि मैटर इज एनीथिंग which possess mass and occupy space। मैटर क्या है? एनीथिंग which possess mass and occupy space, यानी हर उस चीज को आप मैटर कहते हैं जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है। यानी कि अगर आपको एक मोबाइल नजर आ रहा है, किताब नजर आती है, कंप्यूटर नजर आता है, एक मोटरसाइकिल नजर आती है, गाड़ी नजर आता है, दे ऑल आर मैटर बिकॉज दे ऑल हैज मास। इन सब के अंदर वजन है, एंड दे ऑल आर ऑक्यूपाइंग स्पेस, और ये तमाम जो है वो जगह घेरती। तो ऐसी चीजें दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर ऐसी चीजें जो जगह घेरती हैं और वजन रखती हैं, हम उनको मैटर का नाम देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैटर जो है आप अपने इर्द गिर्द देखें तो क्या आपको सारी चीजें मैटर नजर आएंगी? तो आपका जवाब शायद पॉजिटिव में होगा। आप कहेंगे जी, क्योंकि आप जिस चीज को भी नजर उठा के देखोगे आपको उसके अंदर वजन भी मिलेगा और वो जगह भी गिरेगी। इवन की एक एग्जाम्पल दी जाती है कि स्मॉल डॉट जो होता है वो भी एक मैटर होता है, क्योंकि उस स्मॉल डॉट का भी कोई नैनोग्राम के अंदर वजन होगा और उस स्मॉल डॉट ने छोटी सी जगह घेर रखी है। तो चूंकि उसने वजन भी है उसका और उसने जगह भी घेर रखी है, तो वो अल्टीमेटली वो मैटर हो जाता है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ आपसे कि क्या इस पूरी कायनात जो है, ये पूरी यूनिवर्स जो है वो मैटर से बनी हुई है, तो आप शायद इसका जवाब दोगे हाँ। आप शायद जवाब दोगे कि हाँ जी, मुझे पूरी कायनात के अंदर ऐसी ही चीजें नजर आती हैं जिनका वजन होता है और वो जगह घेरती है। तो आप कहेंगे कि हाँ जी, पूरी कायनात जो है वो मैटर से बनी हुई है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी पूरी जो कायनात है, जिसके अंदर आपका प्लेनेट भी आ जाता है, अर्थ भी आ जाती है, खला भी आ जाती है, सन मून सब आ जाते हैं, तो आपकी ये पूरी कायनात जो है ना वो दो चीजों से बनी है। एक कहलाता है मैटर, ये वाला मैटर, ये वाला मैटर जिसका वजन होता है, जो जगह घेरती है, और एक और चीज होती है जिसको आप कहते हो एनर्जी। एनर्जी क्या होती है जी? इसको समझने के लिए हम इसकी कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रख लेते हैं ताकि हमें ये इजीली समझ में आए। जैसे कि लाइट एक एनर्जी होती है, साउंड एक एनर्जी होती है, हीट एक एनर्जी होती है, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक एनर्जी होती है। मैंने अभी कॉमन एग्जांपल्स दिए, नहीं तो और भी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन शायद मुझे वो एनर्जी आपको समझाने लग जाऊं कि भाई वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो मैंने अभी वो एग्जांपल्स लिखी है आपके सामने जो कॉमन है जी, बहुत, जो आमतौर पे आपको डेली लाइफ में इससे आप इंटरेक्शन होते रहते हैं। आप लाइट से भी इंटरेक्ट होता है आपका, आपका साउंड से भी होता है, हीट से भी होता है, और बिजली से यानी इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो
अब मैं जो एनर्जी के बारे में बोलने जाऊंगा उसको आप मेजर करने के लिए, उस चीज को चेक करने के लिए आप इन 4 एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखिएगा। मैं कहता हूं एनर्जी मैटर का बिल्कुल अपोजिट है। मैटर यानी ऐसी चीजें जिनका वजन होता है और जो जगह घेरती है। एनर्जी इसका आप एक लिहाज से कह सकते हैं ये अपोजिट है। एनर्जी का कोई वजन नहीं होता, एनर्जी कोई जगह नहीं घेरती। लेट मी प्रूव इट विद एग्जाम्पल। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से प्रूव करूं अगर, तो आपके पास एक बिजली का तार है जिसमें से अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही। इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी उसमें से नहीं जा रही अभी। अब उस तार का आप वजन कर लें। अब अगर आप उस तार को लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं और अब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, अब उसमें से बिजली गुजर रही है, तो क्या उस तार का वजन बढ़ जाएगा? नहीं, उस तार का वजन सेम रहेगा। हालांकि अब उसके अंदर एक एनर्जी ऐड हो गई है। तो अब अगर उसमें एनर्जी ऐड हो गई है और उस तार का स्टिल वजन वही है, उसका मास वही है, इट मीन्स कि इस इलेक्ट्रिसिटी का कोई मास नहीं है। इसी तरीके से अगर एक बिजली के तार में से इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही होती है तो क्या वो फूल जाता है? नहीं। यानी कि अगर उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी गुजर रही है, इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही है, तो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कोई जगह नहीं घेर रही। अगर जगह घेर रही होती तो बेशक वो फूल जाती। अगर आप एक गुब्बारे के अंदर पानी भरते हैं तो फिर गुब्बारा फूल जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो एक मैटर है, पानी वजन रखता है, पानी जगह घेरती है। तो जैसे पानी गुब्बारे के अंदर एंटर होगा गुब्बारा फूल जाता है, जगह घेर रही है। लेकिन अगर आप उस बिजली के तार में से आप बिजली गुजार रहे हैं तो तार फूल नहीं रहा है। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का कोई स्पेस नहीं घेर रही। ठीक है जी। तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह आप हीट की मिसाल ले लें। एक इंसान है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर जी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब अगर उसको बुखार हो जाता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और उसका हो जाता है तकरीबन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब उसमें हीट एनर्जी ज्यादा हो गई है, लेकिन उस शख्स का मास तब भी उतना ही रहेगा। यानी कि हीट एनर्जी का कोई वजन नहीं है। हीट बढ़ गई, स्टिल उसका वही मास है। इसका मतलब है हीट का कोई वजन नहीं होता। इसी तरीके से अब उसमें हीट बढ़ गई तो क्या वो फूल गया? नहीं। आपके कमरे के अंदर दिन में लाइट एनर्जी होती है, रात में लाइट एनर्जी नहीं होती। तो क्या दिन के अंदर आपके कमरे का वजन बढ़ जाता है, रात में कमरे का वजन कम हो जाता है? नहीं। क्या दिन के अंदर आपके कमरे में गुंजाइश कम हो जाती है, रात के अंदर गुंजाइश ज्यादा हो जाती है? नहीं। तो आपकी कायनात में ऐसी भी चीजें हैं जो मैटर की बिल्कुल अपोजिट है। मैटर का मास होता है, मैटर जगह घेरता है, एनर्जी का मास नहीं होता, एनर्जी जगह नहीं घेरती। अच्छा, अभी मैं आपको एनर्जी पे ट्विस्ट दूंगा जब मैं आपको ब्रांचेस पढ़ाऊंगा। अभी एनर्जी पे भी ट्विस्ट आएगा। इट इज एनर्जी जो होता है ना फिजिक्स में, इट इज हार्ड टू डिफाइन। बहुत मुश्किल चीज होती है इसको डिफाइन करना। वाई? ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैं आपको क्या कह रहा था, आपकी कायनात सिर्फ मैटर से नहीं बनी हुई। आपकी कायनात में दो तरह की चीजें हैं, एक कहलाती है मैटर और एक कहलाती है एनर्जी। मैटर क्या है? आपकी कायनात में पाई जाने वाली ऐसी चीजें जिनका वजन होता है, मास, और जो जगह घेरती है यानी ऑक्यूपाई स्पेस। और एनर्जी क्या है? आपकी कायनात में पाई जाने वाली वो चीजें जिनका ना कोई वजन है ना कोई वो जगह घेरती है। आप में से बहुत से लोगों का कंप्यूटर से इंटरेक्शन हुआ होगा, तो कंप्यूटर में आपने देखा है कि कंप्यूटर में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक कहलाता है हार्डवेयर और एक कहलाता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आप कैसी चीजों को कहते हो? जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनको आप हार्डवेयर कहते हो, जैसे कि माउस। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जी? ऐसे कंपोनेंट्स जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप फिजिकली महसूस नहीं कर सकते। वो फिजिकल नहीं होते लेकिन होते हैं, एहसास है आपके पास होते हैं। वो अब व्हाट्सएप को आप छू थोड़ी सकते हो। तो ये आप समझ लें, आपकी कायनात का ये जो मैटर होता है ना, दे आर हार्डवेयर। और एनर्जीज क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। मैटर आपकी फिजिकल चीज है कायनात के अंदर, इनका वजन होता है, इनकी स्पेस घेर रही है। और एनर्जीज जो है ये फिजिकल नहीं होती, ये आपको नजर नहीं आएंगी, इनका वजन नहीं होता, ये जगह नहीं घेरती, लेकिन फिर भी ये आपकी दुनिया में मौजूद है, ये आपकी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। रोशनी आपकी दुनिया में मौजूद है, रोशनी होगी नहीं होगी आपको एहसास हो जाएगा। आवाज आपकी दुनिया में मौजूद है, होगी नहीं होगी आपको एहसास हो जाएगा। तो एनर्जीज क्या है? आपकी दुनिया में पाए जाने वाली ऐसी चीजें जिनका न वजन होता है न जगह घेरती हैं। दे आर नॉट फिजिकल बट दे स्टिल एग्जिस्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये है क्यों, अल्लाह ने इसको बनाया क्यों है? व्हाई इवन दे एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स? ये हमारी कायनात में कर क्या रही है जब इनका न वजन है न ये जगह घेरती हैं? तो फिर ये हमारी कायनात में है क्यों? इसका जवाब आपने मैट्रिक में चैप्टर 8 में पढ़ा था। आप मैट्रिक में चैप्टर 8 में एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखते हो? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये डेफिनेशन आपको शायद याद होगी। और ये तो फिर थी एग्जाम्पल्स थी, तो मैं ये एग्जाम्पल्स करके लिख देता हूँ।
आपने मैट्रिक में एनर्जी की डेफिनेशन क्या याद करी होती है कि जी एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत। अब ये जो वर्क है ये आपका ऑर्डिनरी लाइफ वाला वर्क नहीं होता है, ये फिजिक्स का वर्क होता है। आपकी आम लाइफ का वर्क और फिजिक्स के वर्क में फर्क है। फिजिक्स का वर्क क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वो चलने लग जाए, दैट इज कॉल्ड वर्क। अगर आप एक ठेले पे ताकत लगाते हो, ठेला चलने लग जाता है, तो हम कहेंगे जी फिजिक्स वाला क्या कहेगा, ये वर्क हो रहा है। अगर आप बिजली के तार पर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाएंगे, तो आप कहेंगे जी ये वर्क हो रहा है। आप अगर पानी पर फोर्स लगाएंगे और पानी जो है पाइप पे चलने लग जाएगा, तो ये कहा जाता है कि ये वर्क हो रहा है। तो फिजिक्स का वर्क क्या होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और वो चलने लग जाए, तो वो है जी फिजिक्स में वर्क। अब एनर्जी जो होती है, एनर्जी में सलाहियत होती है, एनर्जी में एबिलिटी होती है कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क कराती है। ये है इसका काम कायनात में, क्या, एबिलिटी टू डू वर्क। जब ये किसी ऑब्जेक्ट किसी मैटर से इंटरेक्ट करते हैं, जब किसी मैटर के अंदर जाएंगी, तो ये क्या करेंगी, वहां पर वर्क पैदा करती है। मिसाल के तौर पे आप जब एक बिजली के तार को ये वाली एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रिसिटी, क्या होगा जी, आप जैसे इस आप बिजली के तार को ये वाली एनर्जी प्रोवाइड करोगे, अब चूंकि ये एनर्जी है, इसके अंदर सलाहियत है वर्क कराने की, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को धक्के देगा और आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, जिसको आप क्या कहते हो, करंट। करंट आ गया जी तार के अंदर, है ना जी। आप जब बिजली के तार को ये इलेक्ट्रिसिटी, जिसको अब मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। तो जब आप बिजली के तार को इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे, तो चूंकि वो एनर्जी है, उसमें काम करने की सलाहियत है, तो वो वहां काम करेगी। क्या काम करेगी, वो उस तार में पाए जाने वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको धक्का देना शुरू कर देगी और वो चलना शुरू कर देगा। जब आप एक ठेले को चलाते हो, क्या करते हो आप, असल में आप अपने हाथों से एनर्जी प्रोवाइड करते हो, जिसको आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम फिलहाल एनर्जी बोलते हैं। तो जब आप अपने हाथों से एनर्जी अप्लाई करेंगे, किस पर, ठेले पर, तो आपने एनर्जी अप्लाई करी, और एनर्जी के अंदर क्या होता है, एनर्जी के अंदर एबिलिटी होती है काम करने की, आपका ठेला काम करने लग गया, वो चल रहा है, वही फिजिक्स वाला वर्क। जहां आपने अपने हाथों से एनर्जी प्रोवाइड करना बंद कर दी ठेले को, अब चूंकि उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी नहीं मिल रही, वर्क बंद हो जाएगा, ठेला रुक जाएगा। आप जब दोबारा एनर्जी लगाओगे अपने हाथों से ठेले को, ना दोबारा आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, एनर्जी है, इसका मतलब क्या है, उसमें सलाहियत है काम करने की, और वो उस ठेले से वर्क कराएगा, वर्क ठेला चलने लग जाएगा। इवन के हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा है, काम नहीं कर रहा, क्या करूंगा मैं, हाथों से उसको एक एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, सन्नाटेदार जिसे कहते हैं आप, है ना, वो काम करने लग जाएगा। ये एनर्जी तो दी है मैंने, हाथों की एनर्जी दी, अब वो काम करने लग गया, लियोलॉजी वर्क हो रहा है। जहां आप एनर्जी देना बंद करोगे, काम नहीं करता। तो आपकी एनर्जीज क्या है जी, आपकी एनर्जीज इस कायनात में पाए जाने वाली ऐसी चीजें होती है जिनका ना वजन होता है, ना वो जगह घेरती हैं। आपकी दुनिया में होंगी, आपको एहसास होगा, उनकी मौजूदगी का, उनकी एब्सेंस का आपको एहसास होता है। अब ये करती क्या है, इनके अंदर वर्क करने की सलाहियत होती है। जब ये मैटर से इंटरेक्ट करेंगी, तो उस मैटर के अंदर ये वर्क पैदा करती है। जब भी ये एनर्जी किसी मैटर से इंटरेक्ट करेंगी, उस मैटर के अंदर ये वर्क पैदा करती है। अब ये पॉसिबिलिटी दो हो सकती है, या तो पूरे मैटर को वर्क कराएं, या उसके अंदर के पार्टिकल्स को। जैसे कि अगर आप बिजली के तार को एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो पूरा बिजली का तार हरकत नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, बल्कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वर्क करेंगे। लेकिन जब आप गाड़ी को एनर्जी देते हो, आप पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल अंदर जाता है, जल जाता है, जलता है, जलने से क्या पैदा होती है, हीट एनर्जी। आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, पेट्रोल जल गया, जलने से क्या पैदा हो गई, हीट एनर्जी, एनर्जी पैदा हो गई। और एनर्जी की क्या काम है, एनर्जी का काम है एबिलिटी टू डू वर्क। अफान आ रहा है भाई यहाँ पे, अफान कौन है, वही है तुम्हारा, 2 मिनट रुकिएगा जरा, ऐड करूँ, नहीं नहीं ऐड नहीं करो, ऐड करके फिर रिमूव करो, वेटिंग रूम में डालिए, वेटिंग रूम में डालिए, नहीं नहीं ऐड कर दिया। क्या जुबैर, क्या बोलूँ उसको, पैगाम क्या दूँ अफान को, नहीं नहीं मैं उसको रिमूव किया, अच्छा तो फिर मैं रिमूव कर रहा हूँ अफान को, या अफान को निकाल दिया।
हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है, आवाज आ रही है, ओके लिख दिएगा जी कोई एक शख्स जो है ना चैट पे। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको गाड़ी की एग्जाम्पल दे रहा था कि गाड़ी के अंदर जब मैं पेट्रोल डालता हूँ तो पेट्रोल अंदर जाके जल जाता है और जलने से पैदा होती है ये वाली एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक लगा? हम्म। तो जब मैं गाड़ी में पेट्रोल डालता हूँ तो पेट्रोल अंदर जाके जल जाता है, जलने से पैदा होती है हीट एनर्जी। अब ये एनर्जी है, हीट इज एनर्जी, एनर्जी है तो एनर्जी का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर वर्क करने की सलाहियत होगी। तो जब इसके अंदर वर्क करने की सलाहियत होगी तो ये जो है हमारी गाड़ी से वर्क कराएगा और गाड़ी जो है आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर देगी, मूव कर रही है, वर्क हो रहा है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर ये हीट एनर्जी पूरे मैटर को मूव करा रही है और बिजली के तार के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरे मैटर को मूव नहीं करा रही, बस उसके अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें वर्क कर रहा है। ठीक बात समझ में आई? आपकी कुछ एनर्जीज पूरे मैटर को मूव कर देती है, कुछ एनर्जीज आपके पूरे मैटर को मूव नहीं करती, आपकी जो है अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह होते हैं, उनको मूव कर देते हैं। तो हम ये एनर्जी का हमारे पास एक चैप्टर आएगा, क्या नाम है उसका, 7 चैप्टर है, वर्क पावर और एनर्जी। हम उसमें इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ फिजिक्स को समझाने के लिए एनर्जी मैंने आपको समझा दिया। तो आपकी फिजिक्स क्या है जी, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, यानी आप मैटर के बारे में पढ़ते हैं और मैटर क्या होता है, हर वो चीज जिसका वजन हो जगह घेरती है। इसके अलावा फिजिक्स में आप एनर्जी को पढ़ते हैं। एनर्जी क्या होती है, ऐसी चीजें हैं जो आपको जिनका न वजन होता है न जगह घेरती हैं और उनके अंदर वर्क करने की सलाहियत होती है। और उसके अलावा आप तीसरी चीज क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में, इंटरेक्शन बिटवीन देम, यानी इन मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, क्या ताल्लुक होता है, उसको भी पढ़ते हो आप। अब आप जानते हैं कि आप हर एनर्जी को हर मैटर पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप जो है पंखे को, एक एनर्जी है खाली, पंखा इज अ मैटर, फैन जो है वो एक मैटर है और वो खाली एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सिर्फ उसी से ही इंटरेक्ट कर सकता है और उसके इंटरेक्शन से वो चलना शुरू कर देगा, वर्क कर लेगा। लेकिन अगर आप उस पंखे को लाइट एनर्जी दे, वो मैटर इंटरेक्ट नहीं करेगा, फिर पंखा जो है मैटर है और वो इस एनर्जी से इंटरेक्ट नहीं करेगा। आप उस पंखे के आगे जोर जोर से चीख है, चल जा चल जा चल जा, साउंड पैदा कर रहे हैं, साउंड एनर्जी दे रहे हैं, वो मैटर बजिद हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो हर मैटर जो है वो तमाम एनर्जी से ऑपरेट नहीं करता है, हर मैटर, कुछ मैटर कुछ एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कुछ मैटर कुछ एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इस इंटरेक्शन को भी आप पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर। तो व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी कि फिजिक्स में आप मैटर को पढ़ते हैं, एनर्जी को पढ़ते हैं और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, हम उसको भी पढ़ते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर आए वापस ब्रांचेस ऑफ साइंस पर, तो बायोलॉजिकल साइंस में हम सिर्फ जानदार पढ़ते हैं। फिजिकल साइंसेस की जो पहली ब्रांच है केमिस्ट्री, उसमें आप सिर्फ मैटर पढ़ते हो। लेकिन फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो, 3 चीजें। केमिस्ट्री वाला मैटर भी पढ़ोगे, एनर्जी भी पढ़ोगे और उनके दरमियान इंटरेक्शन भी पढ़ोगे। ऑटोमेटिकली ये दोनों ब्रांचेस से बड़ी हो गई, दोनों ब्रांचेस से ये एक बड़ी ब्रांच हो जाती है फिजिक्स। इसके अलावा ये जो एनर्जी है जिससे आपकी तकरीबन कायनात में आधा जो है ना 50% आपकी यूनिवर्स एनर्जी पर डिपेंड करती है, एनर्जी पर मुश्तमिल है। तो आप इस एनर्जी को सिर्फ एक वाहिद ब्रांच है फिजिक्स, सिर्फ इसी में स्टडी करते हो। आपको अगर एनर्जी पढ़नी है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द अर्थ, जो पूरी कायनात का एक बहुत ही मेन पार्ट है एनर्जी, आपको अगर वो एनर्जी पढ़नी है, आपके पास खाली एक ही ऑप्शन है, आप फिजिक्स पढ़ो। अगर आपको मैटर पढ़ना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। लेकिन अगर आपको एनर्जी पढ़नी है, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, फिजिक्स। तो फिजिक्स आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होगा, इन तीनों ब्रांचेस में सबसे बड़ी ब्रांच हो जाती है। आप बायोलॉजी आपकी अर्थ तक मुश्तमिल है, अर्थ से बाहर बायोलॉजी नहीं है। आपकी केमिस्ट्री सिर्फ मैटर पर डिपेंड करती है, एनर्जी पर डिपेंड नहीं है, एनर्जी है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन फिजिक्स में आपको मैटर भी मिलता है, एनर्जी भी मिलती है, आप दुनिया में भी रह के फिजिक्स पढ़ सकते हो, दुनिया से बाहर चले जाओ, खला में चले जाओ, वहां पे भी आप जाकर के फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी। तो ये होती है जी फिजिक्स। अब हम मजीद बात करते हैं आगे और अब हम देखते हैं फिजिक्स की तरफ ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अच्छा, मैट्रिक में जब आपने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ा था तो वहां पे आपने उसको यतीमों की तरह पढ़ लिया, यानी कि आपको वो 4-5 नाम दे दिए, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, और आपने बस कहा जी कि इनमें क्या क्या पढ़ा जाता है वो पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे जरा इसकी सिस्टमेटिक बात करते हैं। ब्रांच फिजिक्स में हमारे पास आज की तारीख में 2 मेन ब्रांचेस हैं फिजिक्स की।
दो मेन ब्रांचेस होती हैं। पहली कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स। अब इस टॉपिक को जरा गौर से समझिएगा क्योंकि ये ट्विस्ट करता है, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये शायद आपके लिए, ये ट्विस्ट करता है, लिहाजा इसको जरा तवज्जो के साथ पढ़िएगा। फिजिक्स में आपके पास दो मेन ब्रांचेस हैं, बाकी जो दीगर ब्रांचेस आपने मैट्रिक में पढ़ी, थर्मोडायनामिक्स, एक्रोस्टिक्स, मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, वो इन्हीं में ही है। कुछ क्लासिकल फिजिक्स में है, कुछ मॉडर्न फिजिक्स में। पहले मैं जरा इन दो की बात करता हूँ, इन दो बात। क्लासिकल फिजिक्स की बात करूं अगर मैं आपसे, तो कुछ बातें करूंगा पॉइंट्स की सूरत में, पॉइंट्स बना दूं। हाँ, क्लासिकल फिजिक्स की बात करूं अगर मैं, तो क्लासिकल फिजिक्स आपकी क्या है, प्रायर टू 900 एडी। और इसके बारे में पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, 1900 एडी एंड ऑनवर्ड्स। अब ये क्या है, आपकी जो फिजिक्स है ना, हमने उस फिजिक्स को दो हिस्से में तोड़ दिया। एक फिजिक्स है जी 1900, सन 1900, अभी क्या चल रहा है 2020। एक फिजिक्स जो है वो है 1900 सन से पहले पहले तक की फिजिक्स। उसको आपने, जो सन 1900 से पहले पहले तक की फिजिक्स है, उसको आपने क्या नाम दिया, वो है क्लासिकल फिजिक्स। और फिर 1900 और उसके बाद की फिजिक्स, यानी अभी करंटली 2020 वाली जो फिजिक्स है, ये भी, इसको आप क्या कहते हो, ये है मॉडर्न फिजिक्स। यानी कि 1900 में, सन 1900 में कुछ तो ऐसा हुआ है जिन्होंने, जिस उस वाक्य ने 1900 से पहले की और 1900 की बाद की फिजिक्स के टुकड़े कर दिए। समझ आई बात? जैसे कि बरे सगीर कहाँ से कब तक है जी, बरे सगीर 1947 तक, फिर 1947 के बाद बरे सगीर खत्म, फिर पाकिस्तान आ गया। इसी तरीके से 1900 को, सन 1900 को एक वाक्य हुआ था जो मैं भी बताऊंगा आपको। उस 1900 के वाक्य की वजह से फिजिक्स के दो टुकड़े हो गए। एक वो टुकड़ा जो 1900 से पहले पहले तक की फिजिक्स थी, यानी 14वीं सदी की, 15वीं सदी की, 1600, 1700, 1800, 1900 तक की जितनी भी फिजिक्स है, उसमें जो जो साइंटिस्ट आए, जो जो रिसर्च हुई है, उन सबको आप कहते हो क्लासिकल फिजिक्स। और फिर सन 1900 से बाद से लेकर अब तक की जितनी भी फिजिक्स है, हम इसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा पॉइंट जो मैं शेयर करूंगा, क्लासिकल फिजिक्स जो है वो दो साइंटिस्ट के रूम घूमती है, न्यूटन एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इसमें भी न्यूटन का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का नाम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसका जो मेन साइंटिस्ट था वो था जी आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, और दूसरा था मैक्स प्लांक। यानी वो जो 1900 के वाक्य की बात कर रहा हूँ ना, उनमें ये चार बंदे इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो बड़े नामवर साइंटिस्ट हैं, जिनकी वजह से क्लासिकल फिजिक्स ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की थी, वो थे न्यूटन और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। और मॉडर्न फिजिक्स का जो बड़ा मशहूर तरीन नाम है वो है आइंस्टाइन और मैक्स प्लांक। अब है क्या ये मामला, है क्या ये मामला कि आपकी जो क्लासिकल फिजिक्स, आप सन 1906 में, 1906 के अंदर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी एक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी का नाम है, एक मिनट चैट आया किसी का, वो देखो। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अलिशबा अंजुम, क्या आवाज क्लियर है? अब देखो सर, चेक करें आवाज से आ रही है। हाँ, अब क्लासिकल फिजिक्स जो कि सन 1900 से पहले पहले की है, और मॉडर्न फिजिक्स जो सन 1900 के बाद की है। अब है क्या जी मामला, 1906 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बड़ी मशहूर थ्योरी पेश की थी। आपने नाम सुना होगा, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। और उसके 2 साल बाद उसने एक और थ्योरी पेश की थी, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो सन 1900 के बाद, यानी कि 6 साल बाद, सन 1906, 7, 8 को उन्होंने 2 थ्योरीज पेश की थी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एक थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और एक थ्योरी थी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। इसमें स्पेशल थ्योरी बहुत ज्यादा मायने है। उस थ्योरी के अंदर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो जो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दी थी,
उसके अंदर इन्होंने एक इक्वेशन दी थी आपको, जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ी है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये इक्वेशन पेश की थी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी एक अलग चीज है, क्या है जी उसके अंदर, वो हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको भी जनरल बात बता रहा हूँ कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1906 में एक थ्योरी पेश की थी। उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, और उस थ्योरी के नतीजे में एक इक्वेशन बना दी थी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कौन सी इक्वेशन थी? वो ये थी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। यहाँ E से मुराद है एनर्जी, M से मुराद है मास, और C से मुराद होता है स्पीड ऑफ लाइट। इस इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास मास मौजूद है और आप उसको लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो मास आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एनर्जी में। इस इक्वेशन के मुताबिक आप मास है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, वजन है, आपके पास मास है, अगर आप उस मास को लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एनर्जी में। यानी कि इस इक्वेशन की रूह से, इस इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी एंड मैटर मास मतलब मैटर मतलब मास, क्योंकि आपको पता है मैटर में मास होता है। तो आप मैटर कह लें, मास कह लें, एक ही बात है। चले मैं मास लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि सर को कोई, हाँ जी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1906 में एक थ्योरी पेश की थी। उस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने उस थ्योरी में एक आपको इक्वेशन दी थी। उस इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन E इज इक्वल टू क्या? अबू बकर क्या क्या इशू है मेरा बच्चा? सर कोई बोलो, पता नहीं क्या कह रहा है अबू बकर। हाँ, तो आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1906 में एक इक्वेशन दी थी। उस इक्वेशन का नाम है, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, और उसमें एक इक्वेशन बनी। वो इक्वेशन थी ये, और इस इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी और मास को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास मास है तो आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके पास एनर्जी है तो आप उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको इस थ्योरी ने दिया। लेकिन इस थ्योरी से पहले तक, यानी कि न्यूटन दौर, ये वाले दौर में आप क्या एक लॉ मानते थे? आप एक लॉ को मानते थे, और वो लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के मुताबिक आप एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना आप बना सकते हैं ना आप एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। तो ये जो फिजिक्स थी, यानी कि सन 1900 से पहले तक की फिजिक्स, जिसके अंदर न्यूटन आया, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आया, इस दौर में इस फिजिक्स के अंदर ये वाला लॉ माना जाता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इस लॉ के मुताबिक एनर्जी ऐसी चीज होती है जिनको आप खत्म नहीं कर सकते, जिनको आप बना नहीं सकते। यानी एनर्जी जो है सिर्फ एनर्जी में ही कन्वर्ट होती है। अगर आपके पास हीट एनर्जी है तो आप उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मैटर में कन्वर्ट करके एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते। आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करके आप एनर्जी बना नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जब 1900 की थ्योरी आई एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो उसने इस बात को और इस लॉ को रद्द कर दिया। ये जो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको खत्म कर दिया, इसको रद्द कर दिया। क्या कहा जी कि नहीं, एनर्जी आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इस इक्वेशन के थ्रू मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, एनर्जी बन जाएगी। इसी तरह उसने कहा आप एनर्जी खत्म कर सकते हो। कैसे? आप इस इक्वेशन के थ्रू एनर्जी को कन्वर्ट कर दो मास में, एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो आपकी 1900 से पहले तक की जो फिजिक्स थी वो सारी इस एक लॉ पर डिपेंड कर रही थी, लॉ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। लेकिन 1900 के बाद जब आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की तो उसने इस लॉ को रिजेक्ट कर दिया। और जब इस लॉ को रिजेक्ट किया तो उससे पहले तक की जितनी भी रिसर्च हुई थी, जितनी भी इक्वेशंस बनाई हुई थी, जितनी भी थ्योरीज बनाई हुई थी, वो इस लॉ को मद्देनजर रखे हुए बनाई हुई थी।
लॉ ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कानून, फोर्स के कानून, इक्वेशन ऑफ मोशन, जितने भी ये सारी न्यूटन ने, क्लार्क मैक्सवेल ने जितने भी फिजिक्स के अंदर रिसर्च की हुई थी सन 1900 से पहले पहले, वो सारी रिसर्च इस बात को सोच के रखी गई थी कि एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है, एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन 1900 में क्या बोल दिया आपको आइंस्टाइन ने कि नहीं जी ये बात गलत है। यानी कि एक लिहाज से कह सकते हो आप कि 1900 में जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी पेश की तो उससे पहले की फिजिक्स धड़ाम देने से गिर गई, एकदम से खत्म हो गई। तो यूं फिर हमने फिजिक्स के दो टुकड़े कर दिए, एक वो टुकड़ा जो 1900 से पहले का है और इसमें हम क्या कहते हैं, एनर्जी एंड मास आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल। गलत बात बोलते हैं लेकिन हम ये मानते हैं, जब हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि एनर्जी और मास जो है वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, आप एनर्जी को और मास को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मफरूजा ले लेते हैं और फिर हम ये वाला लॉ भी मानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और फिर हम पढ़ते हैं। और जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं, हम ये वाली बात बोलते हैं। जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि एनर्जी और मास को आप कन्वर्ट कर